हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके एचएससी 2023 के लिए जो डिलीटेड पोर्शन वाला पार्ट था, तो उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर आपको नीट में एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, सीईटी में एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में काफी कंफ्यूजन होता है, मतलब जल्दी उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। ये इक्वेशन आपको बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं, मतलब आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या एक्सप्लेन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं कि व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, तो आपको इमेजिन करना है कि एक जेल है, ठीक है, एक जेल है जिसके अंदर कोई भी नॉन क्रिमिनल आ नहीं सकता, और जेल के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं वो बाहर जा नहीं सकते, मतलब नॉन क्रिमिनल पर्सन अंदर आ नहीं सकता और क्रिमिनल पर्सन जो जेल के अंदर है वो बाहर जा नहीं सकता। यानी जेल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमेशा जेल में ही रहेंगे, वो वहीं पर रहेंगे, उनका पॉपुलेशन वहीं पर बढ़ेगा, वो वहीं पर रहेंगे। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि एक क्लोज्ड आइलैंड है, इस आइलैंड में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स आपस में ही इंटरब्रीड करेंगे और आपस में ही बच्चे पैदा करेंगे, यानी कि इनके पास इवॉल्व होने का मौका नहीं मिलेगा। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है नो इवोल्यूशन। आपको यहाँ पर इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता। हार्डी वेनबर्ग का दूसरा प्रिंसिपल होता है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ह्यूमंस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस। क्योंकि देखो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कौन से फिनोमेना के ऊपर चलता है? इट वर्क्स ऑन रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग मतलब क्या होती है? आपको सिंपल प्लांट्स का एग्जांपल देती हूँ। समझो ये एक ए प्लांट है जिसके पास पोलन ग्रेन्स है। अब ये पोलन ग्रेन्स किसी बी और सी स्पीशीज के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठे, ठीक है। हाँ, एक मिनट। हाँ, समझो ये बी स्पीशीज है, ये बी स्पीशीज का स्टिग्मा है और ये सी स्पीशीज का स्टिग्मा है, ठीक है। तो आपका ए और बी आपस में कंपैटिबल है। क्या बोला गया यहाँ पर कि आपका ए और बी आपस में कंपैटिबल है। तो ए का पोलन ग्रेन अगर बी के साथ जाके बैठेगा तो ये तो सेम पॉपुलेशन के बीच में हो गया, लेकिन अगर ए का पोलन ग्रेन सी वाले स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ गया तो इसको हम बोलते हैं रैंडम मेटिंग। तो नेचर में रैंडम मेटिंग की वजह से आपको जो वेराइटी देखने को मिलती है वो वैरायटी, मतलब आपको ज्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये एक ही एरिया में है, ये जो भी प्लांट्स हैं ये एक ही एरिया में लिमिटेड हैं। तो इस टाइप के पॉपुलेशन को हम बोलते हैं रैंडम पॉपुलेशन। इस टाइप के पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? रैंडम पॉपुलेशन। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज ये कि इनमें इवोल्यूशन नहीं होता, दूसरी चीज ये कि रैंडम मेटिंग से ये पॉपुलेशन ग्रो होता है, और तीसरी चीज ये कि ये ह्यूमंस में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ह्यूमंस में रैंडम मेटिंग नहीं होती है, ह्यूमंस में सिलेक्टिव मेटिंग होती है, यानी कि वो अपना पार्टनर, अपना मेटिंग पार्टनर काफी सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में समझाती हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में समझाने के लिए लेट मी क्लीन दिस स्लाइड। ओके, हाँ देखो, अब इमेजिन करो कि एक एरिया है, यहाँ पर कुछ 100 ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? अप्रोक्सीमेटली 100 ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और इन 100 ऑर्गेनिजम्स का इमेजिन करो कि दीज आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। क्या है ये? डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि इनके पास हर एक कैरेक्टर के लिए दो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि वन पेयर, 2 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। एक पैटर्नल से आया है, एक मेटर्नल से आया है, फादर से मदर से। अब इन दोनों क्रोमोसोम्स के पास इमेजिन करो कि एक पर्टिकुलर हाइट वाला जीन है, ठीक है। इनके पास हाइट वाला जीन है। हाइट के जो अलील्स होते हैं, एक कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी होता है। तो इनका जो जीन है ये उस जीन का लोकस है, और इनके हाइट के जीन के जो अलील्स हैं, ठीक है, एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, या फिर कैपिटल टी होगा, या तो स्मॉल टी होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप इमेजिन करो कि इस वाले लोकेशन में कैपिटल टी है, इस वाले लोकेशन में स्मॉल टी है, ठीक है। तो ये हो गए 2 डिफरेंट अलील्स। तो जब अभी समझो, अगर आप इमेजिन करो कि एक कैरेक्टर के लिए, हमने मेंडल के प्रिंसिपल में क्या पढ़ा है, एक कैरेक्टर के लिए देयर आर ऑलवेज 2 अलील्स, ठीक है, देयर आर ऑलवेज 2 अलील्स। तो अगर यही एक कैरेक्टर में हर एक ऑर्गेनिज्म में देखो, समझो ये ऑर्गेनिज्म के पास 2 अलील है, ये ऑर्गेनिज्म के पास 2 अलील है, इसके पास 2 अलील है, इसके पास 2 अलील है। तो ऐसे अगर मेरे पास टोटल 100 ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन है, अगर मेरे पास 100 ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन 100 ऑर्गेनिजम्स के पास कितने अलील्स होंगे?
एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 अलील है, तो 100 ऑर्गेनिजम्स के पास कितने अलील होंगे? 200 अलील्स होंगे। अब इसमें से आपको इमेजिन करो कि कुछ 140 अलील्स कैपिटल टी है और 60 अलील्स स्मॉल टी है। मैंने क्या बोला? 140 अलील्स कैपिटल टी है और 60 अलील्स स्मॉल टी है। तो अगर आप इसका रेशियो निकालो 140/60, तो क्या हो जाता है इसका रेशियो? 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 7:3 इसका रेशियो हो जाता है। क्या हो जाता है? 7:3 इसका रेशियो हो जाता है। अब इसको अगर मैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखूं, इसको अगर मैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिखूं, तो हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है जहां पे हम कैपिटल अलील को डिनोट करते हैं पी से। कैपिटल अलील को किससे डिनोट करते हैं? यानी डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, P + Q = 1। तो देखो आपको यहाँ पर रेशियो क्या दिया है? 7:3। रेशियो क्या दिया है? 7:3। तो अगर इस रेशियो को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मुझे टोटल वैल्यू कितनी चाहिए? 1। तो 1 के टर्म्स में 7 मतलब कितना होगा? यस एवरीबडी, 7:3 दिया है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 0. अगर 6 दिया होता तो हम लिखते हैं 140/60 है, तो 140/60 को हम कैसे लिखेंगे? 0.7 + 0.3 = 1। ठीक है, तो ये 7:3 को आप इसको फिर से डिवाइड करके देखो, आपको सेम ही चीज मिलने वाली है। यस एवरीबडी, तो देखो ये 140 + 60 कितना होता है? 200 होता है। इसका रेशियो अगर मैं निकालूं तो 0.7 + 0.3 मिल जाएगा मुझे, तो 0.7 + 0.3 = 1। तो ये हो गया आपका हार्डी वेनबर्ग का अलील फ्रीक्वेंसी। ये किसका फॉर्मूला है? हार्डी वेनबर्ग का अलील फ्रीक्वेंसी। ओके, मुझे पता है बहुत सारी चीजें बहुत सारे बच्चों के दिमाग के ऊपर जा रही होंगी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? आपके एक लिमिटेड एरिया में, आपका जो एरिया है उस लिमिटेड एरिया में जितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, उनके अंदर अगर कांस्टेंट जीन बना है, कांस्टेंट नंबर ऑफ जीन्स हैं, तो उस इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो समझो समझो और एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये आपका पॉपुलेशन ए है, यहाँ पे पहले 100 ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि 200 अलील्स था, ठीक है, जिसमें से 120 अलील्स मेरे पास कैपिटल टी थे और 80 अलील्स मेरे पास स्मॉल टी के थे, ठीक है। इन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन किया। ये जो 100 ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें से 50 मेल है और 50 फीमेल है, तो इन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस किया और इन्होंने और 100 बच्चे पैदा किए। इन्होंने क्या किया? और 100 नए बच्चे पैदा किए, नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट जनरेशन में भी मुझे सेम फिनोटाइप देखने मिल रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है मुझे सेम फ्रीक्वेंसी देखने मिल रही है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में 100 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए? 100 बच्चे पैदा हुए, और उनमें भी मुझे 120 कैपिटल टी अलील देखने को मिल रहा है और 80 स्मॉल टी देखने को मिल रहा है। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में दोनों में आपका अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, यानी कि नो इवोल्यूशन, नो चेंज इन द अलील फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, क्या दिया है हमको। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो नोन एज, मतलब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, वेनबर्ग जर्मन से थे, ये फिजिशियन थे, और इन दोनों ने मिलकर ये प्रिंसिपल हमको दिया 1908 में। कोई आपसे साल वगैरह नहीं पूछेगा, बट जस्ट फॉर योर फन फैक्ट आई एम टेलिंग यू दिस। ये लॉ हमको क्या बताता है? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोथ द जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, यानी जीन नंबर और अलील नंबर दोनों कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि ये एग्जांपल, ये आपका फर्स्ट जनरेशन है, ये आपका सेकेंड जनरेशन है, दोनों जगह पे आपको अलील्स का नंबर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। It occurs only in diploid sexually reproducing large free interbreeding population in which mating is random. रैंडम मेटिंग जिनमें होती है सिर्फ और सिर्फ उसमें ही हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, यानी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में। जैसे कि समझो फिश, समुंदर में आपकी जो फिशेज होती है, समझो ये एक फीमेल फिश है और इसके पीछे इसके साथ 2-4 मेल फिशेज हैं, ठीक है, इनके आसपास में 2-4 मेल फिशेज हैं। ये फीमेल फिश ने अपना एग रिलीज कर दिया है
और ये मेल फिश जो है, दिस इज मेल स्पीशीज नंबर 1, दिस इज मेल स्पीशी नंबर 2, इन दोनों ने अपना अपना स्पर्म रिलीज किया है। अब ये स्पीशीज ए स्पीशीज है, ये ए है, इन दोनों के बीच में मेटिंग होगी तो आपको प्रेडिक्टेबल ऑर्गेनिज्म मिलेगा। बट अगर रैंडम मेटिंग हो रही है, देखो ये बी वाला स्पर्म ए वाले एग के साथ आएगा या ए वाला स्पर्म ए वाले एग के साथ आएगा, इसका हमको कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म अपना अंडा छोड़ के जा रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म अपना स्पर्म छोड़ रहा है, दोनों के बीच में अगर फ्यूजन हुआ तो इसको बोलेंगे रैंडम मेटिंग, जिसके वजह से आपको प्रेडिक्टेबल इवोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट अकर्स ओनली इन ऑर्गेनिजम्स जहां रैंडम मेटिंग होती है, जहां पे कोई सिलेक्शन नहीं होता और एनी अदर फैक्टर्स आर प्रेजेंट फॉर चेंजिंग द अलेल फ्रीक्वेंसी। बेसिकली हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, यानी कि जहां पे आपका जीन का फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अ सिंगल लोकस, यानी ये वाला एग्जांपल, आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे एक लोकेशन होती है जहां पे दो अलील्स है, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल ए है, दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल ए है। तो डोमिनेंट अलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो आपका अलील फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन क्या दिया है, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 एंड द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द अलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय p प्लस क्यू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम यूज करते हैं इन बीच का हाइब्रिड फाइंड आउट करने के लिए। देखो P से आपको डोमिनेंट अलील का पॉपुलेशन पता चलेगा, Q से आपको रिसेसिव अलील का पॉपुलेशन पता चलेगा, बट व्हाट अबाउट हाइब्रिड अलील्स। तो हाइब्रिड अलील के लिए हमारे पास ये दूसरा बायनोमियल एक्सपांशन होता है, जहां पे 2pq इज द फॉर्मूला फॉर हाइब्रिड अलील। समझो आपको क्वेश्चन दिया है, कोई एक पॉपुलेशन है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आपके पास देर आर 100 पीपल, आपके पास कैपिटल बी का पॉपुलेशन दिया है 0.6, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, आपको इसका रिसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी पूछा है, यानी स्मॉल बी का पॉपुलेशन पूछा है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैपिटल बी इज नथिंग बट पी, स्मॉल बी इज नथिंग बट क्यू, सो पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, यानी कि 0.6 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, यानी क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6, ये इस साइड गया तो माइनस हो गया, तो Q इज इक्वल्स टू 0.4। तो ये मिल गया आपको रिसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आपको बोला कि इसका हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके बताओ, क्या बोला आपको, आपके पास कैपिटल B की वैल्यू दी है 0.4, आपको बोला है, और स्मॉल q की वैल्यू दी है 0.6, आपको बोला है इसका हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, हेट्रोजाइगस अलील का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास फॉर्मूला है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, आपको 2pq की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहां पर p स्क्वायर है वहां पे 0.6 का स्क्वायर आएगा, जहां q स्क्वायर है, सॉरी p स्क्वायर पे 0.4 का स्क्वायर आएगा, q स्क्वायर में 0.6 का स्क्वायर आएगा। तो डालो वैल्यू, 0.4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, तो 0.16 प्लस 2pq प्लस 0.6 का स्क्वायर क्या होगा, 0.36 इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर 2pq इक्वल्स टू 1 माइनस, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 0.16 प्लस 0.36 कितना हो जाएगा, 6 6 12, यस एवरीबॉडी, 6 6 12, 1 1 2 5, 0.52, सो 1 माइनस 0.52, कितना बचा आपके पास, 1.00 एंड 0.52, माइनस करो 0.48, कितना बचा आपके पास आंसर, 2pq की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी 0.48। तो ये है आपके हेट्रोजाइगस अलील की फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप फॉर्मूला पुट करके हेट्रोजाइगस अलील का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। दिस इज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, जहां पे आपको एक फिक्स अलील फ्रीक्वेंसी, फिक्स जीन फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है जनरेशन टू जनरेशन। ये आपका फर्स्ट जनरेशन है या आपका सेकेंड जनरेशन है, दोनों में फ्रीक्वेंसी कॉमन है। ये फ्रीक्वेंसी कॉमन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर सिलेक्टिव मेटिंग नहीं करा रहे हैं, रैंडम मेटिंग करा रहे हैं, और यहाँ पर आपका इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको फ्रीक्वेंसी कॉमन देखने को मिल रही है। अगर इवोल्यूशन होगा तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, जीनोटाइप चेंज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। यस एवरीबॉडी। सो अब कुछ फैक्टर्स हैं नेचर में जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, विच फैक्टर्स अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम।
तो देर आर फ्यू फैक्टर्स जैसे कि जीन फ्लो, ऑर्गेनिजम्स अगर माइग्रेट हो रहे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी अर्थक्वेक, फ्लड या आग लगने की वजह से पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन या नॉन रैंडम मीटिंग की वजह से पॉपुलेशन अगर चेंज हो रहा है, तो ये फैक्टर्स की वजह से हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो दीज आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है तो पॉपुलेशन हमेशा नो एवोल्यूशन स्टेट में ही रहेगा, यानी पॉपुलेशन कभी इवॉल्व नहीं होगा। अगर माइग्रेशन नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो आपको सेम फ्रीक्वेंसी बार बार देखने को मिलेगी, एंड दैट इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो 1.5 के स्पीड में, आपको डेफिनेटली ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। आई होप आपको जो जो चीजें मैंने बताई वो समझ में आया होगा। व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। प्लीज इस वीडियो को 2 से 4 बार देखो। 2 फॉर्मूला याद रखो। अलील फ्रीक्वेंसी के लिए P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, दिस इज फॉर अलील फ्रीक्वेंसी। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए P प्लस क्यू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। P स्क्वायर यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, Q स्क्वायर यानी होमोजाइगस रिसेसिव, एंड 2PQ यानी कि हेट्रोजाइगस अलील। तो ये 2 फॉर्मूलाज याद रखो, आपको इसी फॉर्मूला के बेस पे MCQ पूछा जाएगा। इसके अलावा हमारे NCERT चैनल पे मैं आपको रेगुलर अपडेट्स दे रही हूँ, नीट से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, प्लस NCERT का कंटेंट कवर कर रही हूँ। तो अगर अब तक आपने हमारी NCERT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से ज्ञान लैब NCERT को सब्सक्राइब करो। सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान लैब AP ज्वाइन करो। अगर आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे कि बोर हो रहा है तो आप हमारी ब्लॉगिंग चैनल लाइफ बफरिंग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की है, डूज एंड डोंट्स, जो आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो प्लीज ये वीडियो देखो, डूज एंड डोंट्स वाली आपको अपने ज्ञान लैब चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा जैन में हम आपके लिए लाइव 1 शॉट रिवीजन लेकर आने वाले हैं, 1 शॉट रिवीजन सीरीज फॉर बायो एंड फिजिक्स, बायो एंड फिजिक्स। तो ये वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, 1 शॉट लेक्चर्स तभी समझ में आते हैं जब आप उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ो। तो मैं कोशिश करूंगी डिलीटेड पोर्शन भी साइड बाय साइड डिटेल में डालते जाऊं, और 1 शॉट रिवीजन भी हम जनवरी में स्टार्ट कर देंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे जो डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो है इसको जाके आज के आज ही देखो, ताकि आपका मेंटल प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो जाए। आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस भी अपलोड की है, तो आप उसका भी मजा उठा सकते हैं और उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन में अब कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई 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 और पढ़ाई करनी है। क्योंकि याद रखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। एंड आई होप कि आपको इस चीज की सीरियसनेस समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो को शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।